नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्लेम टारगेट में आपका स्वागत है। कृपया जो लोग नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में की थी। किसने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में की थी। तथा आल्टमैन ने 1894 में इसे क्या कहा? बायोप्लास्ट की संज्ञा दी। और बेंडा ने इन संरचनाओं को क्या दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। आगे देखते हैं क्या है। आगे कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जेनस ग्रीन बी नाम के अम्लीय रंजक से अभिरंजित करते हैं। किससे? जो है जेनस ग्रीन बी ने इसे एसिडिक डाई से एसिडिक डाई से अभिरंजित करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तंतुमय, फिलामेंटस अथवा कणिकामय यानी कि ग्रेन्युलर होती है। ठीक है, तथा इसका आकार ग्रेन्युलर होती है, आकार बदल सकती है। ठीक है, क्या करती है? आकार बदल सकती है। इसका आमाप 0.5 माइक्रोन से 2.0 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, आगे इसकी संरचना को देख लेते हैं क्या है। संरचना इसकी देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को दो झिल्लियों से घिरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या? दो झिल्लियों से घिरी होती है। दोनों के बीच कितने? 60 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन तक की परिसूत्र कणिकीय स्पेस यानी कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या पाई जाती है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पाई जाती है। केवल अंदर की झिल्ली जो है क्या होती है? फोल्डेड होती है और मैट्रिक्स को अनेक छोटे छोटे भागों में क्या करती है? तोड़ देती है। मैट्रिक्स को छोटे छोटे भागों में तोड़ देती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, 17 राइबोसोम इत्यादि पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में? इसमें लिपिड, प्रोटीन, डीएनए जो है 17 राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की झिल्ली यानी कि जो इसकी इनर मेम्ब्रेन की सतह होती है दो सतह की होती है। ठीक है, बाहरी अथवा परिसूत्र कणकीय स्पेस यानी कि जिसे हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की ओर की सतह जिसे क्या कहते हैं? साइटोसोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोसोल या फिर इसे जो है सी फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी फेज भी कहते हैं। और अंदर की मैट्रिक्स की ओर की सतह जिसे मैट्रिक्स फेज अथवा क्या कहते हैं? यम फेज भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे कह रहा है कि अंदर की झिल्ली अनेक स्थानों पर मुड़कर क्रिस्टी बनाती है। क्या बनाती है? क्रिस्टी बनाती है। क्रिस्टी की सतह पर टेनिस के रैकेट के आकार जैसे 70 से 100 एंगस्ट्रॉन व्यास के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। यह एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। तथा अंदर की झिल्ली 35 से 50 एंगस्ट्रॉन लंबाई के वृत्त यानी कि जो स्टाक होता है के द्वारा ये क्या होते हैं? लगे रहते हैं। ठीक है, वृत्त पर लगे हुए कणों को हम क्या कहते हैं? F1 और आंतरिक झिल्ली उप इकाई अथवा प्रारंभिक कण भी कहते हैं। इसे प्रारंभिक कण भी कहते हैं। ठीक है, और इसको भी ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र। देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के चित्र में जो है क्या है? इसमें जो है माइटोराइबोसोम है, डीएनए है, आउटर जो है मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये जो है छोटे छोटे महीन तरल पदार्थ होते हैं जिसको जो है मैट्रिक्स स्पेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मैट्रिक्स स्पेस भी कहते हैं। ये जो है ग्रेन्यूल होता है, इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट भी है। और ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये जो है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि यह माना जाता है कि आंतरिक झिल्ली में इलेक्ट्रॉन अभिगमन के लिए आवश्यक सभी एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम होते हैं। रैंकर एक वैज्ञानिक थे। रैंकर ने 1947 के अनुसार F1 कणों में एटीपीएज या फिर एटीपी सिंथेटेज होता है। ठीक है, एटीपीएज या एटीपी सिंथेटेज होता है जो ऑक्सीकरण तथा फास्फोराइलेशन में भाग लेता है। किसमें?
फास्फोराइलेशन में भाग लेता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य को देख लेते हैं। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य? तो कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें श्वसन से संबंधित ऑक्सीकरण, अपचयन तथा फास्फेटीकरण की क्रियाएं होती है। क्या होती हैं? ऑक्सीकरण, अपचयन तथा फास्फेटीकरण की क्रियाएं होती है। ठीक है दोस्तों, जिन कोशिकाओं में अवायु श्वसन होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, यानी कि जिसमें अवायवीय श्वसन होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? नहीं होती है। केवल वायवीय यानी कि एरोबिक रेस्पायरेशन में, जो कि क्रेब्स चक्र के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के काम में आती है। ठीक है, क्रेब्स चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया के काम में आती है। इस क्रिया में कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। किसके रूप में बनती है दोस्तों? एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा बनती है और माइटोकॉन्ड्रिया में एकत्रित की जाती है। जब ऊर्जा एटीपी के रूप में बनेगी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगी? एकत्रित कर ली जाएगी। ठीक है, इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा घर, क्योंकि ऊर्जा जब एकत्रित होगी तो जो है क्या होगी? एटीपी ऊर्जा को क्या करेगी? एकत्रित करेगी। तो इसी को ऊर्जा घर या पावर हाउस भी कहा जाता है। इसे ऊर्जा घर या पावर हाउस भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।